हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि लॉकडाउन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी तक जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें गॉस थ्योरम पढ़ी थी। अब उसी के बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और कुछ अलग अलग शेप एंड साइज वाले ऑब्जेक्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इट मींस एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम है। उसी गॉस थ्योरम को हमें यूज करते हुए अलग अलग शेप एंड साइज के ऑब्जेक्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ओके, तो वही अपने पास एप्लीकेशन है। अब उसमें सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट वायर। ये कोई स्ट्रेट वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट वायर है, चार्ज्ड है, उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, तो वो हमें सॉल्व करना है। ओके, तो हेडिंग डाल दें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to infinite long straight wire। ओके, infinite long है, straight wire है, चार्ज है, ध्यान रखें उसके पास चार्ज होना चाहिए। चार्ज नहीं होगा तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा, तो चार्ज वायर होना चाहिए। तो अब सबसे पहले एक वायर हम एज्यूम कर लेते हैं। अब इनफाइनाइट लेंथ है तो यहाँ मैं डैश 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 बना रहा हूँ। देखो ये रहा वायर, ये फिर हमने लेंथ दे दी। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, इसको हमने शो किया। अब एज्यूम कर ले इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इस बॉडी के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ओके, थोड़ा सा इधर देखें, अब इसको पॉजिटिव चार्ज इसके पास प्लस है, ये कंटिन्यू इसके पास पॉजिटिव चार्ज हम एज्यूम कर रहे हैं, ये रहा। अब देखो आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी डायरेक्शन के बारे में पढ़ा, यहाँ हम डायरेक्शन फील्ड से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब कोई भी बॉडी एक पॉजिटिव चार्ज कंटेन रखती है, उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा नॉर्मली आउटवर्ड्स होती है। ऑलवेज नॉर्मली आउटवर्ड्स, लंबवत बाहर की ओर, हिंदी में ध्यान रखें। ठीक है, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो नॉर्मली आउटवर्ड्स होगी। यही अगर नेगेटिव चार्ज होता तो यहाँ पे नॉर्मली इनवर्ड्स डायरेक्शन होती, ये ध्यान रखना। तो पॉजिटिव चार्ज है तो नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपने पास यहाँ से इस तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ई की डायरेक्शन, पता चल रहा है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है अपने पास ई, जो हमने डिनोट किया है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हमने इस पे एरो लगाया है। तो ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। अब देखो अगर इसकी वजह से तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EFI कैलकुलेट करनी है, तो EFI कैलकुलेट करनी है, वो भी हमें गॉस थ्योरम की हेल्प से कैलकुलेट करनी है। तो गॉस थ्योरम तो हमें सबसे पहले यही कहता है कि आपके पास एक क्लोज सरफेस होनी चाहिए। अगर अपने पास एक क्लोज सरफेस है, एक पूरी बंद बॉडी है, तभी हम गॉस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम गॉस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये तो एक अपने पास सिंगल वायर है, स्ट्रेट वायर है, तो उसके लिए क्या करोगे, तो एक हम गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे। जो अपने पास इमेजिनरी क्लोज सरफेस होती है उसी को हम नाम देते हैं गॉसियन सरफेस, क्योंकि गाउस में तो कहां जुड़ा होगा, तो उसी को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। ओके, तो इस स्ट्रेट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर कैलकुलेट करनी है, देन वी हैव टू एज्यूम अ क्लोज सरफेस व्हिच विल बी नोन एज गॉसियन सरफेस। तो आगे चले फिर, चल इसको हटा दें, आगे चलते हैं, हम देखते हैं फिर वापस गॉसियन सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। ओके, तो देखो अब गॉसियन सरफेस कैसे लेंगे, तो गॉसियन सरफेस हमें लेनी है सिलेंड्रिकल। कैसे सरफेस लेंगे, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। यहाँ एक सिलेंडर बना दें, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बस। स्ट्रेट वायर जो हमने एज्यूम किया था वो हम यहाँ एक्सिस एज्यूम कर ले, ये इसकी एक्सिस हो गई। ओके, अब इसके पास हमने कहा पॉजिटिव चार्ज है इसकी सरफेस पे कंप्लीट, प्लस चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तुम्हें ऑलरेडी पता है कि जो ई की डायरेक्शन है वो आउटवर्ड्स है, ये है
इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब देखो अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है फ्लक्स के फॉर्मूले से, तो एक तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे गॉस वाला, और एक फ्लक्स के लिए जो अपने पास ऑलरेडी फॉर्मूला है, याद है फ्लक्स के लिए क्या था, फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, याद होना चाहिए। और जो गॉस थ्योरम का फॉर्मूला था फ्लक्स के लिए, वो था अपने पास फाई इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों ही फ्लक्स के लिए रिलेशन है, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, दोनों को बराबर रखा जा सकता है, तो उन दोनों फॉर्मूलों को बराबर रखो। लेकिन देखो जो फ्लक्स कैलकुलेट करोगे इस सरफेस के लिए, तो क्या अपने पास केवल सिंगल सरफेस है, केवल एक ही है? तो यहाँ क्लोज सरफेस जब आप लोगे तो उसमें इस सिलेंड्रिकल सरफेस में तीन पार्ट हो जाएंगे। देखो दो तो ये सर्कुलर पार्ट हो गए, ये हो गए जो इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले हैं, और एक इसकी ये कर्व सरफेस हो गई, तीन हो गए ना। जैसे ये अपने पास एक सिलेंड्रिकल बॉडी है, तो एक तो ये वाला सर्कुलर एरिया इधर वाला, सामने वाला दिख रहा है, इधर देखें ध्यान से, तो ये वाला एरिया हुआ, एक इसके सामने वाला वो का वो वापस सर्कुलर हुआ, दोनों सर्कुलर बॉडी हुई, और एक ये वाली इसकी सरफेस होगी कर्व सरफेस, तीन पार्ट हो गए। तो वही तीनों पार्ट अपने पास यहाँ है, तो इन तीनों की वजह से हमें कंप्लीट फ्लक्स लेना है, नेट फ्लक्स लेना है। ओके, देन क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E dot ds is equal to q by epsilon naught। ये तो गॉस ने कहा, ये हमने नहीं कहा, ये गॉस का फॉर्मूला है, तो हमने इसको फॉर्मूले को यूज कर लिया। अब क्या करें, तो E dot ds मैंने कहा तीनों पार्ट लोगे आप, तो तीनों जो लोगे E dot ds, जैसे सरफेस को मैं लिखता हूँ यहाँ, इसको फर्स्ट को S1, ये जो सर्कुलर है, ओके ध्यान रखना, इसको मैं लेता हूँ S1, और एरिया जो होता है हमें पता है हमेशा कहाँ होता है, उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है यूनिट एरिया वेक्टर। ये S1 हो गया अपना, ये हो गया S2, ये जो कर्व सरफेस है उसको मैं S2 ले रहा हूँ, और ये वाला फिर से देखो जो सर्कुलर एरिया है उसको मैं लेता हूँ S3। बस तीनों आ गए। तो जो ये क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds है, उसको तीनों पार्ट अलग अलग कर दो, ये लो E dot ds1 प्लस सेकेंड के लिए लोगे फिर क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E dot ds2, सेकेंड आ गया, देखते हैं ये वाली कर्व सरफेस आ गई अपने पास, देन नेक्स्ट प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E dot, अब क्या आएगा बोलो, ds3, थर्ड आ गई सरफेस ये वाली, ध्यान से देखें, फर्स्ट ये हो गया S1, सेकंड कर्व से S2, थर्ड अपने पास फिर से सर्कुलर एरिया है S3, देन क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds1, E डॉट ds2, E डॉट ds3, तीनों आ गए। अब इसके इक्वल में चलें, और इक्वल में अपने पास क्या है, ये गॉस थ्योरम वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करना, बस एज इट इज पुट कर दो, कुछ नहीं छेड़खानी करनी नहीं इसके साथ, ये लो q बाय एप्सिलॉन नॉट एग्जैक्टली है, ध्यान से देख ले, अभी तक कोई मिस्टेक नहीं है, आगे चले फिर। अब एक नई चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, E डॉट ds है, तो डॉट प्रोडक्ट आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है, वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा है, डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है, तो ये कौन सा है, डॉट है, यहाँ रहा डॉट, ये रहा डॉट 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 डॉट। डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, वेक्टर सिंबल हटाने के बाद अपने पास कॉस एंगल आता है, कॉस एंगल आता है, तो कॉस एंगल यूज करो, इसमें मैग्नीट्यूड कंसीडर करो, तो ये हो जाएगा अपने पास E ds1 cos थीटा, cos थीटा, ये आएगा अपने पास। तो अब इसमें देखो cos थीटा जो फर्स्ट लोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही इस तरफ, और S1 ये रहा, तो दोनों के बीच में ये देखो सीधा एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, परपेंडिकुलर है, ये वाला सेम आ रहा है अपने पास, यहाँ से परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री है, तो यहाँ आ जाएगा cos 90 डिग्री, बस सीधा सा एंगल चिपका दिया यहाँ। फिर ds2 के लिए ये रहा S2, S2 है, ये डायरेक्शन ये रहेगी इस तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी दोनों सेम चल रहे हैं, एक ही डायरेक्शन जा रहे हैं, पैरेलल हुए, मतलब एंगल क्या हुआ, एंगल 0 डिग्री हुआ। तो सेकंड के लिए अपने पास यहाँ आएगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ
EDS2 cos एंगल कितना अभी बताया 0 डिग्री, ये लो 0 डिग्री। फिर अगर वापस थर्ड के लिए ये रही थर्ड सरफेस ये वाला। अब इसमें S3 जा रहा है ऐसे नीचे परपेंडिकुलर जा रहा है सर्कल, हमें तो सरफेस के साथ देखना, चाहे ऊपर लो चाहे नीचे लो। परपेंडिकुलर जो सरफेस है आप परपेंडिकुलर इधर बनाओगे तो भी परपेंडिकुलर है, और यहां से इस तरह बनाओ तो ये भी तो परपेंडिकुलर ही हुआ। देन S3 और ये रही E की डायरेक्शन, एंगल कितना फिर से 90 डिग्री। चलो ये देखो यहाँ प्लस EDS3 वापस कितना आएगा cos 90 डिग्री, और इक्वल में फिर से वही Q बाय एप्सिलॉन नॉट। उसके साथ अभी तक कोई छेड़खानी नहीं की, बाद में हम कर सकते हैं इसके साथ। हमें पता है कि चार्ज डेंसिटी यूज कर सकते हैं हम, और ये स्ट्रेट वायर है तो कौन सी डेंसिटी आएगी, तीन टाइप की थी अपने पास, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड लास्ट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये अपने पास लाइन है मींस लीनियर यूज करनी पड़ेगी हमें, तो Q को बाद में चेंज करते रहेंगे। पहले देखो cos 90 cos 0 cos 90 वैल्यूज आप लोगों को याद होनी चाहिए। cos 90 हमें पता है 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 0 से तो ये दोनों तो क्या हो गए खत्म, मींस 0 हो गए, केवल ये बच गया। EDS2 cos 0 मींस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आ जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ EDS2, बिकॉज देखो cos 0 हमने 1 पुट किया एंड देन इन राइट हैंड साइड Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ जो DS2 है इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, E तो हमें कैलकुलेट करना, उसको तो इंटीग्रेशन से बाहर ले लें, तो E को तो रखो इधर, ये रहा E, यहाँ आ जाएगा अपने पास क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ DS2, ये लो DS2। अब इस DS2 मींस ये वाली सरफेस अपने पास कर्व सरफेस, ध्यान से देखना ये वाली। अब सर्कल हमें कंसीडर नहीं करने हैं, हम ओनली किसकी बात कर रहे हैं, इस कर्व सरफेस की बात कर रहे हैं। कर्व सरफेस का एरिया बच्चों में भी है, ये तो आपने 6th 7th क्लास में पढ़ा है। तो DS2 मींस कर्व सरफेस का एरिया क्या था 2 पाई r l। l क्या है, तो l हमें पता है ये इसकी लेंथ है यहाँ से ये वाली, ये लेंथ। h भी ले सकते हो, कई बार हाइट के लिए हम h लेते हैं, 2 पाई r h पढ़ा होगा कहीं, तो ये 2 पाई r l हम लिख लेंगे, और यहाँ आ जाएगा अपने पास Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो Q की जगह क्या यूज करोगे, अभी हमने कहा लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज करोगे। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए जो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा पहले वो था अपने पास लैम्डा इज इक्वल टू Q बाय L। लैम्डा इज इक्वल टू क्या था, Q बाय L था, तो Q इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा इनटू L हो गया। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, बस Q की जगह यहाँ रिप्लेस कर दें, ये लो लैम्डा इनटू L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, बराबर है यहाँ Q की जगह में लैम्डा L लिख दिया। अब DS2 की जगह 2 पाई RL यूज कर लो, तो यहाँ आ जाएगा देखो E इनटू 2 पाई RL इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, बराबर है यहाँ पर। अब देखो दोनों साइड में आपके पास L कैंसिल हो रहा है, ये लैम्डा L है तो L कैंसिल कर दो। E कैलकुलेट करना है तो 2 पाई R को डिवाइड में लेकर आ जाओ, यहाँ लिख दें E को क्या बच जाएगा लैम्डा अपॉन ये 2 पाई R, यहाँ आएगा सीधा डिवाइड में, तो 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ, ये इसको यहाँ पर रख दो, बस ये अपना फॉर्मूला बन गया। याद रखना हमें ये E को क्या बन गया लैम्डा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। अब इसी को आप अगर K के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हो कि K के फॉर्मेट में कैसे लाएं, तो K इक्वल होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K इज इक्वल टू 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये तो आ रहा है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, बस इजी है। तो ये बन जाएगा E इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्या देखो हमने, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन बनेगा, तो उसको K लिख दोगे, 2 ऊपर भी रहेगा, 2K लैम्डा डिवाइड में क्या आ जाएगा R रह जाएगा। बस इतनी सी कहानी थी, ये बिल्कुल आसान। E इक्वल टू क्या हो गया अपने पास
2k लैम्डा अपॉन r। अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपके पास r के लिए रिलेशन है और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आपके पास लैम्डा के लिए रिलेशन है। ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं ना, ग्राफ प्लॉट करें। चलो इधर देखो, E जो है वो लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। E क्या है? लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर हम R की बात करें तो R कहाँ है? वो E के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो दोनों के लिए ग्राफ प्लॉट को छोटे छोटे ग्राफ बना लेते हैं हम साइड में, यहाँ बना लें। चलो इधर देखना ध्यान से, ये छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बात है। ये बचपन में शक्तिमान देखते थे, अभी लॉकडाउन में और देखा होगा, तब देखा होगा कि वो शक्तिमान क्या था, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो ये E का लैम्डा के साथ, ये E का R के साथ। अब बताओ मुझे, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तब ग्राफ कैसा बनता है? तब स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन बना देंगे हम यहाँ, ये सीधा चल रहा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में स्लोप आएगा, ये स्लोप आएगा, बस हो जाएगा। ओके, तो ये अपने पास हो जाता है एक स्ट्रेट वायर की वजह से। अब देखो, अगर आपको किसी स्फेरिकल बॉडी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, स्फेरिकल में हो सकता है कि आपको होलो स्फेयर दिया जाए या फिर एक सॉलिड स्फेयर दिया जाए, उसमें भी कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग बॉडीज दी जाए, तब क्या करेंगे? तो हर केस में एक ही फंडा है, हर बार हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले को, ये जो फ्लक्स वाला फॉर्मूला है, ये ध्यान से देखना, किसके इक्वल रखोगे? Q बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल रखोगे। ठीक है, हर बार हमें ये जान लेना है, ये जो गॉस वाला फॉर्मूला है उसी को प्लस के फॉर्मूले के इक्वल में पुट करना है। ये इक्वल पुट करोगे, दोनों बराबर रखोगे, बस सॉल्व करना है, सिंपल सा। फिर हम गॉसियन सरफेस लेंगे हर बार इस तरह से, और उसी गॉसियन सरफेस की हेल्प से फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी, E आ जाएगी। ओके, तो इस वीडियो में हमने पढ़ा कि स्ट्रेट वायर की वजह से कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हम और टॉपिक डिस्कस करेंगे, तब तक पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।